हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस और मैंने एक बढ़िया सा मेथड बताया था। कौन सा था? जल्दी बोलो। मेथड ऑफ सिमेट्री। और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद है? वो जिसमें क्यूब बना हुआ था और वो हम लोग ने सॉल्व करना था। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कैसे समझाया था? मैंने कहा था हमारे पास ये क्यूब है, लाइक दिस, दीज आर दी साइड्स, ऐसे कुछ, दीज आर साइड्स ऐसे थी। और यहाँ भी रेजिस्टेंस था और इसमें भी रेजिस्टेंस था, इसमें भी। टोटल कितने रेजिस्टेंस थे? टोटल थे 12 रेजिस्टेंस, क्योंकि जितनी साइड्स हैं उतने रेजिस्टेंस होंगे। और सबकी वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी? सबकी वैल्यू भी कंसीडर्ड आर के इक्वल। याद आया बेटा? सबकी वैल्यू हमने आर के इक्वल ली थी। बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा था इसमें अलग अलग आंसर निकालने, मतलब यहाँ हम लिखेंगे ईच इक्वल टू आर। और मुझे उम्मीद है पक्का तुम में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बट फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। तो हर एक रेजिस्टेंस कितना है? आर के बराबर है। चलो सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं हम, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम इसके अक्रॉस एक सेल या बैटरी कनेक्ट करें तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितने ओम के बराबर बिहेव करेगा। तो ये V हो गया। तो बेटा बैटरी में से कितना करंट निकलेगा? I के बराबर। तो I पहुंच गया यहाँ पे। अच्छा, फाइनली करंट ने पहुंचना कहाँ है? सोचो आप। फाइनली तो हमारा अल्टीमेट पर्पस है ना कि पॉजिटिव टर्मिनल करंट को निकालेगा और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? हमारा करंट वापस करो। ये करंट तुमसे मांगेगा। मांगेगा कैसे? तो करंट यहां से आएगा। यहां से का मतलब बेटा यहां से आएगा सेम करंट। एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखते हैं और फिर बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। क्या लग रहा है आपको? ये डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब इसके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इसके पास भी 3 रेजिस्टेंस हैं। क्लियर हुआ? और साथ साथ में 3 कैसे हैं कि ये बिल्कुल एक एंड पे है और ये दूसरे एंड पे है। एक और बात समझ आती है कि इस वाले वायर में जितना करंट जाएगा इसमें भी उतना जाएगा, इसमें भी उतना जाएगा। कैसे? क्योंकि पॉसिबिलिटी इक्वल करंट के फ्लो होने की होगी, क्योंकि जो पाथ है वो बराबर है। क्या मतलब हुआ? अगर यहां से करंट जाता है तो करंट यहां पहुंचेगा, थोड़ा रुकेगा, इधर उधर देखेगा और उसको क्या पता चलेगा? उसे मालूम चलेगा कि एक वायर इधर है और एक वायर इधर है। सही ना? क्योंकि फाइनली करंट ने पहुंचना कहां पे? यहां पे। तो करंट इस रास्ते भी जा सकता है और इस रास्ते भी जा सकता है। तो अगर यहां से करंट आ रहा होगा बेटा I के बराबर, तो यहां करंट पहुंचने के बाद क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली का मतलब समझना, इक्वली इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि करंट ने यहां पहुंचना है। अगर करंट ने यहां पहुंचना होता तो इक्वली डिवाइड नहीं होता। कारण यहां से अगर करंट इस रास्ते जाता तो जल्दी पहुंच जाता, और इस रास्ते जाता तो बड़ी दूरी ट्रेवल करनी पड़ती। तब उस केस में यहां और यहां करंट सेम नहीं आता, अगर बैटरी का नेगेटिव इस पे जुड़ा होता तो। बट बैटरी का नेगेटिव कहां जुड़ा है? इस पे। इसका मतलब करंट इस रास्ते से जाए या ऊपर वाले रास्ते से जाए, उसको बराबर इक्वल पॉसिबिलिटी होगी यहां तक पहुंचने की। इसलिए I/2। तो इस वाले में भी कितना करंट आएगा? इसमें भी करंट आएगा I/2। बहुत अच्छी बात है, ये I/2 हो गया। चलो अच्छा, एक और चीज देखो ध्यान से। अगर करंट यहां से जाता है ना तो आगे जाएगा एक जंक्शन, फिर आगे जाएगा, फिर जंक्शन और फिर आगे आगे जाएगा। अगर इस वाले रास्ते से जाता है, देखो, अगर इस वाले रास्ते से जाएगा देन वी हैव अ जंक्शन। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, करंट यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। अगर यहां से जाएगा तो फिर जंक्शन और फिर करंट पहुंच जाएगा। अगर यहां से जाएगा तो फिर जंक्शन, फिर करंट पहुंच जाएगा। तो अगर आप क्लियरली देखें तो आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी इक्वल है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था मेथड ऑफ सिमेट्री समझने का मतलब मैथमेटिकली फॉर्मूला देके मैं नहीं समझा सकता। आपको क्वेश्चन को बार बार देखते रहना है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है, फिर आपको समझ में आएगा। एक और चीज, मैंने यहां करंट I ले लिया ना, इसको मैं 3I ले लेता हूं। 3I लेने में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि उसको 3 पार्ट में तोड़ देना है। तो अगर पीछे से 3I आ रहा था तो इसमें I, इसमें I और इसमें I जाएगा। सो I हो गया बेटा, इसको भी हम क्या लेंगे? I, और इसको भी क्या लेंगे? I। बहुत अच्छी बात है। तो चलो यहाँ पे I/2 और I/2 हो गया था। चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे देखें तो हम क्या पता करेंगे? यहाँ पे I हो गया। अभी क्या होगा? करंट ने पहुंचना कहाँ पे? यहाँ पे। करंट इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, बराबर बात है। बराबर बात होने का मतलब हुआ इसमें भी करंट कितना जाएगा? I/2। इसमें भी करंट कितना जाएगा? I/2। हो गया। सिमिलरली देखो यहां करंट I पहुंच गया। करंट ने कहां पहुंचना है फाइनली? देखो ध्यान से, इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा, पॉसिबिलिटी इक्वल है। इसका मतलब इसमें भी करंट कितना आएगा? I/2 और इसमें भी करंट कितना आएगा? I/2। वेरी गुड। ध्यान से देखो, यहां से पहुंचा I/2, नीचे से आया I/2, इधर कितना हो जाएगा? I। फिर से देखो, इधर से आया I/2, इधर से आया I/2, इसमें कितना हो जाएगा? I। यहां पे देखो,
इधर से I/2, इधर से I/2, इसमें कितना होगा I। इज इट सिमेट्रिक? यस इट इज सिमेट्रिक। कैसे सिमेट्रिक? जैसा ये वायर है, जैसा ये वायर है, बिल्कुल वैसा ये वायर है, बिल्कुल वैसा ये वायर है। साथ साथ में जैसा ये वायर है वैसा ये वायर है, जैसा ये है वैसा ये है, जिस तरह का ये है उस तरह का ये है। मतलब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सिमेट्रिक है। अब आपको बताऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन करंट के निकालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। करंट को पता करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस लेकिन एक फ़ायदा हो गया। एक फ़ायदा पता क्या हुआ? इस पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे करते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज लेट्स से सी और डी और ई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ डी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ई। ये कैसे पता चला आपको? ये इसलिए पता चला कि अगर यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, जब करंट आई रेजिस्टेंस के थ्रू आगे बढ़ेगा तो पोटेंशियल आगे बढ़ रहा होगा कि कम हो रहा होगा। जब हम रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी लॉस होगी कि गेन होगी? लॉस होगी। तो आगे पहुंचने पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर जाने पे भी कम हो जाएगा, इधर जाने पे भी कम हो जाएगा। और हम मान लो इधर जाने पे 2 वोल्ट कम हो जाता है तो यहाँ भी 2 वोल्ट कम होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट कम होगा। सो इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम आ जाएगा। एक और बात देखते हैं हम। ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ बोल देते हैं। क्या बोल दें हम लोग? एफ, इसको बोल देते हैं जी और इसको बोल देते हैं एच। कैन यू सी? फिर से देखो बेटा, एफ, जी और एच का पोटेंशियल भी सेम होगा। कारण है हम बी से जितना पीछे जाएंगे तो जी पे पहुंचेंगे, सेम पीछे जाएंगे तो एच पे और सेम पीछे जाएंगे तो एफ पे। इसका मतलब वी कैन हैव पोटेंशियल ऑफ एच, पोटेंशियल ऑफ जी एंड पोटेंशियल ऑफ एफ आर सेम। इस हिसाब से इस पूरे प्रॉब्लम में हाउ मेनी पोटेंशियल पॉइंट्स आर देयर? देयर आर 4 पोटेंशियल पॉइंट्स। कैसे? इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, है ना, और इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कुछ है, और इन तीनों का कुछ और है, और इसका कुछ और है। सो 1 पोटेंशियल पॉइंट एंड दीज 3 आर, सी 1 पोटेंशियल पॉइंट, दीज 3 आर दी सेम पोटेंशियल पॉइंट। 2 पोटेंशियल पॉइंट हो गए। दीज 3 आर दी सेम पोटेंशियल पॉइंट, 3 पोटेंशियल पॉइंट हो गए एंड दिस इज व्हाट? 4th वन। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम पता कैसे लिख सकते हैं? वी कैन हैव दिस ए। आपको याद है ना वो पोटेंशियल मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था हमने? वो जो प्लेट्स पे अलग अलग प्लेट्स अलग अलग जगह कनेक्टेड थी तो हमने ए बी सी ऐसा कुछ लिख दिया था। सिमिलरली ये ए हो गया, लास्ट में लिखेंगे हम बी। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ बीच में कहीं पे लिख देते हैं हम क्या? सी डी ई। एक साथ क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा तीनों का पोटेंशियल सेम है। उसके बाद एक और काम करते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम बीच में कहीं लिखते हैं एच, जी और एफ, क्योंकि इन तीनों का पोटेंशियल अगेन सेम है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो आंसर आना शुरू होगा। कैसे आएगा? ए और ई के बीच में एक कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में एक कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में एक कनेक्टेड है। अच्छी बात पता क्या है? सी डी और ई अलग अलग नहीं है, सी डी ई और क्या है? सेम है। देखो दिस इज ए और सी के बीच में, इट इज ए और डी के बीच में, एंड इट इज ए और ई के बीच में। दिखा आपको? सिमिलरली आगे देखते हैं। ई के साथ एफ कनेक्टेड है, तो क्लियरली देखें यहाँ पे ई के साथ एफ कनेक्टेड है। और देखो ई के साथ जी भी कनेक्टेड है, ई के साथ जी कनेक्टेड है। तो यहाँ शो कर देते हैं बेटा, ई के साथ जी कनेक्टेड है। फिर से देखते हैं, यहाँ देखो डी के साथ एफ कनेक्टेड है और डी के साथ एच कनेक्टेड है। यहाँ देखो डी यहीं पे है ना, डी के साथ एफ कनेक्टेड है और डी के साथ एच कनेक्टेड है। चलो एक और रह गया, सी देखें हम, सी के साथ एच कनेक्टेड है और सी के साथ जी कनेक्टेड है। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ सी दिख रहा है ना आपको, इसी वाले पॉइंट में सी के साथ कौन कनेक्टेड है? जी कनेक्टेड है, और सी के साथ क्या है? एच कनेक्टेड है। कैन यू सी दिस? अगेन लास्ट वन, एफ के साथ बी कनेक्टेड है, जी के साथ भी बी कनेक्टेड है, और एच के साथ भी बी कनेक्टेड है। और ये तीनों पॉइंट कहाँ पे हैं? ये रहे, देखो ये 1 और ये 2 और ये 3। क्लियर? और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में निकालना है। क्लियर हो गया? ध्यान से देखो बेटा, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। ये तीनों किस में? सॉरी, ये 6 किस में? पैरेलल में। ये 3 किस में? पैरेलल में। उसके बाद वो सारे के सारे कैसे होंगे? सीरीज में। इसका आंसर कितना आएगा? r/3, इसका r/6, इसका r/3। तो हम आगे लिखते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे a
यहाँ लिखेंगे b, उसके बाद हम लिखेंगे r/3, सही है। उसके बाद हम लिखेंगे r/6, ये भी सही है। उसके बाद हम लिखेंगे r/3 एंड वी रीच टू b, और ये a और b आ गया। अब तीनों के तीनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो वी हैव r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, क्लियर। एंड दैट इक्वल टू 6। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा बेटा? 2 + 1 + 2, साथ में क्या आएगा? r। रिवर्स करेंगे तो r इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 5r/6। दिस इज द मेथड। समझो, अभी सिंस मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा था इसलिए इतना सारा समझाना पड़ा। जब आपको आने लगेंगे इस तरह के कंसेप्ट आने लगेंगे तो इतना सारा टाइम नहीं लगेगा, आप सीधा देखोगे और बहुत जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बाहर निकालोगे, क्लियर। सो इट वाज दैट केस जो मैंने आपको कल क्वेश्चन में दिया था कि आपको करना है इसको, और आपने आई थिंक अभी समझ में आ गया। अच्छा, इसी वाले क्यूब में ना एक और केस था, एंड वो केस था, केस तो मैंने 3 बोले थे शायद, और एक केस ये भी था कि अगेन हम क्यूब बनाते हैं। लेट्स से दिस इज क्यूब, अगेन सेम साइड्स, ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस है, ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ, और ये ऐसे कुछ। इधर भी रेजिस्टेंस होगा ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर भी होगा, ऐसा। एक और केस मैंने आपसे पूछा था कि बेटा बताओ इसके और इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव टू कनेक्ट सेल। अज्यूम कर लेते हैं सेल को जोड़ दिया मैंने ऐसे। इसका मतलब यहाँ से करंट निकलेगा, करंट यहाँ पहुँचेगा, करंट रुकेगा और बहुत सोचेगा। और करंट क्या सोचेगा? आप देखो, करंट सोचेगा कि मैंने यहाँ से चलना है बेटा, पहुँचना कहाँ पे? यहाँ। इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो, 3 पॉसिबिलिटी, 1, 2 और थर्ड वन। अब देखो पहुँचना कहाँ पे? यहाँ पे। अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो यार आसान है ना, जल्दी पहुँच जाएंगे। इस रास्ते जाएंगे तब भी हम इक्वली जल्दी पहुँचेंगे, इजंट इट? ओ, इसका मतलब अगर इसमें करंट आई होगा, स्मॉल आई बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें करंट स्मॉल आई होगा तो इसमें भी करंट स्मॉल आई होगा। कोई डाउट है तो पहले बताओ, पक्का नहीं डाउट? बहुत अच्छी बात है। और इसमें कोई आई डैश होगा। डिफरेंट क्यों लिया बेटा हमने? डिफरेंट इसलिए लिया कि हम इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, एक ही बात है। लेकिन गलती से हम इस रास्ते जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे। कारण देखो, यहाँ जाएंगे फिर ऊपर पहुँचेंगे, फिर सोचेंगे पहुँचना कहाँ है, यहाँ पहुँचना है, फिर हम यहाँ जाएंगे, कई बारी हम यहाँ से फिर नीचे आ सकते हैं, फिर हम यहाँ जाएंगे, कई बारी हम यहाँ पहुँच के ऊपर जा सकते हैं, फिर हम यहाँ जाएंगे, इसी तरह से यहाँ पहुँच के इस रास्ते भी जा सकते हैं, फिर ऐसे भी आ सकते हैं, फिर ऐसे भी आ सकते हैं, या यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। कैन यू सी? टू मच डिफिकल्ट टू रीच एट दैट पॉइंट। इसका मतलब इस वाले वायर में करंट की वैल्यू अलग आएगी और मेरे को लग रहा है कम आएगी। आप सोचो क्यों? क्योंकि यार ज़्यादा इस वाले रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा तो करंट कम आएगा। क्लियर हुआ? कई बार डिफरेंट भी हो जाता है, कई बार ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमें अभी दिख रहा है कि वो कम आएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में आते हैं तो मे बी इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाए, दैट डिपेंड्स, है ना। तो उसके हिसाब से बट क्लियर है इस वाले वायर में करंट डिफरेंट आएगा इन दोनों से। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। क्या ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक है? चेक करते हैं बेटा। इसको देखो और इसको देखो, ध्यान से देखते रहो। जब तुम इसको देखोगे ना, इसको मैं ए बोल देता हूं या सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं। सी पॉइंट को देखो तो तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हें लगेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 रेजिस्टेंस है, 1 और 2, और एक वर्टिकल है। डी को देखो, क्या लगेगा तुम्हें? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 रेजिस्टेंस है और एक वर्टिकल है। डी से देखोगे तो क्या लगेगा? ये लंबा वाला रास्ता है और ये छोटे रास्ते हैं। सी से देखोगे तो क्या लगेगा? ये छोटे रास्ते हैं और ये लंबा वाला रास्ता है। सिमेट्री मेथड में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था सिमिलर वायर में करंट सेम होता है। मैं सेम वायर नहीं बोला, सिमिलर बोला। सिमिलर वायर में करंट सेम होता है। अब ये सिमिलर कौन सा है? डी को देखना जरा ध्यान से, इस वायर को देखना और इसको देखना, और सी में देखो इसको और इसको, ये सिमिलर है बेटा। सी में जिस तरह से ये वायर है, डी में उस तरह से ये है। सी में जिस तरह से ये है, डी में उस तरह से ये है। तो उस हिसाब से इसमें करंट कितना जाएगा फिर? स्मॉल आई, और इसमें भी करंट कितना जाएगा? स्मॉल आई। आई होप क्लियर हुआ। ऊपर कितना जाएगा? आई डैश। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम टाइम खराब करो। टाइम कैसे खराब करोगे? इस आई डैश को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, फिर अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। या तुम आई डैश का डिस्कशन ही ना करो, बिना डिस्कशन के भी आंसर निकल सकता है। कैसे निकलेगा?
बेटा यहाँ से कितना जा रहा है आई डैश, और यहाँ कितना हो गया, सॉरी यहाँ से जा रहा है स्मॉल आई, यहाँ पे कितना हो गया स्मॉल आई। सोचो क्या इस करंट का कोई पार्ट ऊपर को जा रहा है? अगर इस करंट का कोई भी पार्ट ऊपर को जाता तो यहाँ करंट कितना हो जाता, कम हो जाता। क्या इस करंट में कोई ऊपर से करंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर ऊपर से नीचे करंट आता तो हम क्या बोलते, दिस प्लस दिस, यहाँ पे करंट क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ना ये ज़्यादा हो रहा है ना ये कम हो रहा है, इसका मतलब जितना करंट आ रहा है उतना चला जा रहा है। इस वायर में करंट नहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आई आ रहा है, आई चला जा रहा है, इस वाले वायर में भी करंट नहीं जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये और ये और ये और ये हो गए कैंसिल आउट। तुम जब अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी कि ड्यू टू मेथड ऑफ सिमेट्री अमाउंट ऑफ करंट गोइंग इन दिस वायर इज सेम एज इन दिस वायर एंड अमाउंट ऑफ करंट इन दिस वायर इक्वल टू इन दिस वायर। यहाँ पे कुछ ABCD लिख देना और फिर तुम बोलोगे अमाउंट ऑफ करंट इन AB इक्वल टू CD, ऐसा कुछ लिख के आप समझा सकते हो। जब तुम ऐसा समझाओगे तो फिर एक लाइन फाइनली लिखोगे, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो करंट इन दिस वायर एंड इन दिस वायर। सो करके तुम्हें नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, न्यू डायग्राम। बट मैं तो नहीं बनाऊंगा नया डायग्राम, मैं तो बेटा इसी को कट कर दूंगा, देख रहे हो, ये और ये खत्म। आसान ना, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। दुनिया अब अलग दिख रही है बेटा, पता क्यों दिख रही है? क्योंकि ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे। ये R कितना 2R, ये भी कितना 2R और 2R पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा R। तो ये भी R, ये भी R और ये भी R। आगे नीचे देखो, ये R और ये R कितना हो गया 2R, ये भी कितना हो गया 2R और दोनों मिला के कितने हो गए R। तो वी हैव दिस नया वाला डायग्राम कि दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, दैट्स इट। ठीक है ना, हमने क्या करा, इन चारों को एक बना दिया, इन चारों को एक बना दिया, एंड दिस एंड सबकी वैल्यू फॉर्चुनेटली कितनी आ रही है R एंड R। ठीक है, ऊपर वाले तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में होंगे तो उनका आंसर कितना आएगा बेटा 3R, और नीचे वाले का आंसर कितना आएगा R। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कैसे कर दिया, ये हम लोगों ने ऐसे कर दिया कि ऊपर वाले तीनों सीरीज में, नीचे वाला उनका जो आंसर आएगा वो R के साथ, इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 3R, आंसर कितना आएगा 1 + 3, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। हम करेंगे रिवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R/4 ओम इज आंसर। क्लियर? तो इस वाले केस में हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। मैंने एक और पार्ट आपसे बोला था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है वो वाला पार्ट मैं अभी नहीं कराऊंगा, फिर हम कभी कॉम्पिटिटिव करेंगे तो करवाऊंगा, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे कभी भी जिंदगी में आ नहीं सकता, तो करवाने का फायदा नहीं है। ठीक है बच्चे, सो इट वॉज अबाउट मेथड ऑफ सिमेट्री। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुम शायद इस वाले क्वेश्चन को या डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कुछ और कॉम्बिनेशन दिखाता हूं मैं आपको। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों मिला देते हैं। जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों प्रॉब्लम आएंगे, उनको हम कैसे डील करते हैं तो उनके बारे में मैं आपको समझाता हूं। बहुत बार पता क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कैपेसिटर भी होंगे और रेजिस्टर भी होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि सपोज करो हमारे पास, अलग अलग केसेस दिखाता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास एक R है, जस्ट R, और एक सेल के साथ कनेक्टेड है। रजिस्टर एक तरह की टेंडेंसी है जो आपके करंट में रुकावट क्रिएट करेगी, बट करंट फिर भी फ्लो होता रहेगा। मान लो I करंट फ्लो हो रहा है तो वो रुकने वाला थोड़ी ना है, वो फ्लो होता रहेगा पूरे टाइम तक। I की वैल्यू क्या आएगी V/R, और ये वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, ये तकरीबन कांस्टेंट होगा अगर हम रेजिस्टेंस का वेरिएशन अज्यूम ना करें तब ये कांस्टेंट होगा। डन हो गया, ये पहला केस है। अगर मान लो हमारे पास कैपेसिटर हो, वी हैव दिस C, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, बैटरी के साथ, ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है। इस केस में पता क्या होगा, इस केस में बैटरी में से निकलेगा करंट, और पता करंट का नेचर कैसा होगा, मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा समझना। इसका एक आर्टिकल है वो मैं बाद में कराऊंगा, फिर आपको मैथमेटिकली समझ आएगा, भी लॉजिकली समझो। स्टार्टिंग में निकलेगा करंट, बैटरी पूरा ताकत लगाएगी इसको फुल कराने की, तो करंट निकलेगा बहुत काफी ज्यादा अमाउंट में, बहुत तेजी से निकलेगा और डिपॉजिट होना शुरू करेगा। सो बिगनिंग में करंट होगा सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा।
जब थोड़ा सा चार्ज्ड होगा तो ये वाली प्लेट प्लस होगी, ये वाली माइनस होगी। तो बैटरी तो ट्राई करेगी कि करंट ऐसा जाए, और कैपेसिटर अपना, कैपेसिटर का हायर पोटेंशियल है ना, तो ये करंट को अपनी वजह से फ्लो कराने की ट्राई करेगा उल्टे डायरेक्शन में। सो बेसिकली ये एक दूसरे से सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को करेंगे अपोज। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, करंट की वैल्यू टाइम के साथ सेम रहेगी कि कम होती जाएगी? एक्चुअली कम होती जाएगी। और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर तुम ग्राफ देखो ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये क्या बताता है? t0 पे करंट की वैल्यू है मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे करके करंट हो रहा है कम। लेकिन एक बार हम यहां पे लिखेंगे वंस कैपेसिटर इज चार्ज्ड, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद क्या फर्दर चार्ज जाएगा? नहीं जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम और सैचुरेशन। ये सैचुरेशन होता है। और सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? सैचुरेशन का मतलब हुआ कैपेसिटर इज फुली क्या? चार्ज्ड, फुली चार्ज्ड। क्लियर हुआ? तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने सर्किट्स हैं उनको हम सैचुरेशन पे सॉल्व कर रहे होते हैं, सैचुरेशन पे। जैसे आप इमेजिन करो, कोई हमसे बोले कि हमारे पास एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, हमारे पास 2 कैपेसिटर है, हमारे पास एक रजिस्टर है, एक हमारे पास सेल है और उसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ। एक काम करते हैं, इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं, इसको हम 5 ओम मानते हैं, इसको हम 15 ओम मानते हैं। ये 10 माइक्रोफैरेड है, ये 20 माइक्रोफैरेड है, और ये 10 माइक्रोफैरेड है, और ये 20 ओम है। कोई तुमसे बोले कि बताओ करंट, व्हाट इज दी करंट बाय सेल। अब तुम बोलोगे सर कब, कौन सा वाला करंट की बात कर रहे हैं? जब बिगिनिंग में तुम सेल को इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करोगे तो शुरुआत में ये कैपेसिटर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हाँ भाई मेरे को चार्ज चाहिए। तो तुम्हारा सेल चार्ज फ्लो कराता रहेगा, इसमें भी तो कराता रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही ये पूरी तरह से चार्ज होंगे, अब ये फर्दर चार्ज की डिमांड को क्या कर देंगे? खत्म। अब ये कैपेसिटर फर्दर चार्ज को बुलाएंगे नहीं। अगर फर्दर चार्ज को नहीं बुलाएंगे तो इनमें अब कोई भी चार्ज नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम। ब्लॉक होने का मतलब चार्ज हो जाएगा, अब फ्लो होना स्टॉप। मतलब इस वाली लाइन में कोई करंट नहीं होगा। बेटा इस लाइन में भी कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि यहां भी कैपेसिटर कभी ना कभी तो चार्ज होगा ना। जब चार्ज हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर होगा क्या? होगा ये कि करंट यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, खत्म हो गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर्किट को कौन चलाएगा? ये। और रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? टोटल होगा 20। क्यों? जितना करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है। इसका मतलब दोनों कैसे बिहेव करेंगे? सीरीज में। तो अगर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5 इक्वल टू 1 एम्पियर। खत्म। अगर कोई हमसे बोले और ये क्या होगा? आई 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 आई, कोई ऐसे एरो बना देता कि ये आई डैश है और ये आई डबल डैश है, बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो तुम क्या बोलोगे? आई डैश आएगा 0। ये कब की बात कर रहे हैं? ये सब हम कब बात कर रहे हैं? एट सैचुरेशन। हमेशा नहीं आएगा। सी, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहे होंगे तो आई डैश और आई डबल डैश कुछ आएगा, लेकिन वो जो आएगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वो वेरिएबल होगा। इसलिए उसको डायरेक्ट निकाल पाना, अभी तक जितने आर्टिकल हमने करे हैं उस आर्टिकल की हेल्प से आई डैश और आई डबल डैश निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है जिसका नाम है ट्रांजिएंट करंट। वो आर्टिकल हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और हमें निकालने के लिए आएगा कब? एट सैचुरेशन। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सैचुरेशन पे पूछा जाएगा तो ये करंट 0 होंगे, तब हमारे पास इस हिसाब से वैल्यू आएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया। क्लियर है? चलो हम कुछ और बातें करते हैं। कोई तुमसे ऐसे बोल दे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, हमारे पास एक और रजिस्टर है, और हमारे पास एक सेल है, और हमारे पास एक रजिस्टर है। समझना? और किसी ने तुमसे ऐसे बोल दिया रफली कि सपोज करो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये 100 माइक्रो फैरेड है। क्लियर? और कोई तुमसे बोलता है, मान लो ये एग्जाम्पल है, कोई बोलता है व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज इन कैपेसिटर,
कैपेसिटर, एक लाइन लिखेगा बाद में, क्या लिखेगा, एट सैचुरेशन। व्हाट इज द चार्ज इन कैपेसिटर एट सैचुरेशन। कब की बात हो रही है, हमें हमसे बात करी जा रही है बेटा सैचुरेशन की, कि सैचुरेशन पे कितना चार्ज आएगा। तुम क्या बोलोगे यार, तुम बोलोगे जब सैचुरेशन आएगा ना तो जो इसमें करंट होगा ना आई, बेटा वो कितना आएगा, सैचुरेशन आ गया। अब ये कैपेसिटर फर्दर चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस वाली लाइन में करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आपको बातें समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर करंट होगा कहाँ पे, करंट होगा यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस करंट को हम मान लेते हैं कि आई होगा। व्हाट इज दैट आई, दैट आई इज 10 डिवाइडेड बाय कितना, 3 + 2, हाउ मच, 2 एम्पियर। हम जिस करंट की बात कर रहे हैं वो कितने के बराबर होगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा, और ये पूरे में 2 चल रहा होगा। ऐसा करते हैं हम इसको नाम देते हैं ए और बी। कोई तुमसे बोले वी ए बी कितना आएगा, तो वी ए बी आएगा कितना, आई आर ना, आई आर हम जानते हैं V = आई आर होता है। बेटा इस वाले वायर में आई कितना है, 2 एम्पियर, और आर कितना है, 3, सो कितना आएगा आई आर, दैट इज हाउ मच, 6 वोल्ट। इसका मतलब इस वाले ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, 6 वोल्ट। ऐसा करते हैं हम इसको सी और डी बोल देते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज डी, इसको हम ई बोल देते हैं, सही है। तो मैं तुमसे बोलूं कि वी सी डी कितना आएगा, तुम बोलोगे ये भी आएगा 6 वोल्ट। कैसे, ऐसे कि जितना इसका पोटेंशियल उतना इसका, जितना इसका उतना इसका, तो ये भी इतना आएगा। अच्छा कोई तुमसे बोले कि ई का और डी का पोटेंशियल सेम आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सेम आएगा कि नहीं आएगा, ई का और डी का पोटेंशियल सेम आएगा। कारण क्यों आएगा सेम, क्योंकि जब तक यहां पे करंट होता है, जब तक यहां पे करंट होता है, तो अगर करंट ऐसा जाएगा ना तो इस तरफ हायर होगा, इस तरफ लोअर होगा, क्योंकि जब भी करंट निकलेगा चार्ज कैरियर का एनर्जी का लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन अगर मान लो यहां पे करंट ही ना हो, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट का मतलब एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा, क्योंकि चार्ज कैरियर जा नहीं रहा, एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा, तो दोनों तरफ पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। या तुम ऐसे बोल दो कि V = आई आर होता है ना, अगर I की वैल्यू 0 हो तो V = 0 आएगा। V का मतलब पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम आएगा। नहीं आता समझ में, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। हम क्या बोलेंगे, फॉर 10 ओम, यहाँ पे लिखता हूँ इतनी सी जगह में, फॉर 10 ओम I = VE - VD/R। आप समझ गए ना, I = क्या होता है, I होता है V/R, क्या होता है V/R, और हाँ V का मतलब पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, सो I = दिस माइनस दिस डिवाइड बाय R। और सैचुरेशन पे करंट कितना होगा, 0, इसको हम क्या लिखेंगे, VE - VD/R। यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि VD और VE कैसा होगा, सेम होगा। अगर VD और VE सेम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि VC - VD इज ऑल्सो इक्वल टू VC - VE, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं VC - VD, देखो VC - VD इज ऑल्सो इक्वल टू VC - VE। क्लियर। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, याद करो। तो अब तुम क्या बोलोगे, फॉर, यहां पे लिखोगे फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर V = Q/C होता है ना, याद है। और V का मतलब क्या होता है, V का मतलब पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है VC - VE एंड दैट इक्वल टू Q/C। और बेटा VC और VE हमें मालूम चल गया कितने हैं, ध्यान से फिर से देखो। यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला आएगा वही ये वाला आएगा, और वही क्या आएगा, वो ये वाला आएगा। और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, मतलब इसके बीच में 6 होगा, तो इसके और इसके बीच में भी 6 होगा, तो इसके और इसके बीच में भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 = Q डिवाइडेड बाय C। और C अभी हमने कितना लिखा था, देखो 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। तो Q कितना आ जाएगा, Q आएगा 600 माइक्रोकूलम इज आंसर। आपको समझ आया, मिक्सिंग हम ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो ना, जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों दिए हैं और कोई बोले वैल्यू निकालो, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो।
सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है ऐसे, वी हैव अ रेजिस्टेंस, वी हैव अ कैपेसिटर, देन वी हैव रेजिस्टेंस, देन वी हैव रेजिस्टेंस, वी हैव अनदर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, सही करते हैं, वी हैव रेजिस्टेंस, देन वी हैव वन मोर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे एक सेल है, ये रहा सेल, ऐसे है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और इनकी वैल्यूज कुछ गिवन है, लेट से 3 3 और 3 और 3 और 3, और इसे भी 3 ले लेते हैं, 3 माइक्रो फेरेड, और इसको हम कुछ 15 वोल्ट बोल देते हैं। बेटा क्लियर? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड, ऐसे बोला है, फाइंड, यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बेटा समझ में आ गया? कहां पे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके और इसके बीच में। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब तुम सॉल्यूशन में क्या लिखोगे पता? तुम बोलोगे एट सैचुरेशन, चाहे उसने आपसे पूछा नहीं है, बट ये मान के चलो वो सैचुरेशन की बात कर रहा है। एट सैचुरेशन, एट सैचुरेशन, एक काम करें हम इसको कुछ 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 स्मॉल आई मान लें, ऐसे लिख देता हूं, वैसे ही लिख देता हूं। एट सैचुरेशन आई इक्वल टू 0, मतलब इस वाले वायर में कोई भी करंट नहीं आएगा। आपको समझ आ गया? इस वाले वायर में कोई भी करंट नहीं आएगा। अगर इस वायर में कोई करंट नहीं आएगा, लेट से ये बी है, लेट से ये सी है, और लेट से ये डी है। अगर इस वायर में कोई करंट नहीं आएगा तो सी का और डी का पोटेंशियल सेम आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा बेटा? अक्रॉस कैपेसिटर होगा VB माइनस VC या VB माइनस VD, एक ही बात है क्योंकि C और D का पोटेंशियल तो सेम है। क्लियर? इसका मतलब अगर हम इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए, किसके? इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए, तो वही क्या होगा? वही होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल। डन हो गया? चलो अब हम बात करते हैं आगे। जब सैचुरेशन आ जाएगा तो यहां से करंट निकलेगा, मान लेते हैं आई, वो यहां जाएगा, रुकेगा और सोचेगा। सोच के क्या सोचेगा कि चलो यार थोड़ा इधर चलते हैं और थोड़ा इधर चलते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ रुक के क्या सोचेगा? यहाँ रुक के सोचेगा कि सैचुरेशन आ चुका है, कैपेसिटर में अब कोई चार्ज फर्दर स्टोर नहीं होगा, तो कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट बाईपास हो जाएगा, और फिर वो यहाँ आएगा, और फिर वो यहाँ से जाएगा, और फिर यहाँ से जाएगा, और फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट का फ्लो ना तो इसमें हो रहा है ना इसमें हो रहा है। तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो? इन डिवाइसेस को हटा सकते हो। हटाने का ये मतलब नहीं कि तुम परमानेंटली हटा रहे हो, बट एज फार एज फ्लो ऑफ करंट इज कंसर्न, फ्लो ऑफ करंट इज कंसर्न, देन देयर इज नो नीड ऑफ दीज डिवाइसेस। क्योंकि ये डिवाइसेस लगी हो तब भी ठीक, और ना लगी हो तब भी ठीक। तो हम क्या करते हैं? अपना मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं। हमारा मॉडिफाइड डायग्राम क्या होगा? वी हैव आवर मॉडिफाइड डायग्राम की एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, और उसके बाद सेल। कैन यू सी बेटा? समझ में आ रहा है आपको? ऐसे होगा ना। देखो कैपेसिटर क्यों हटा दिया? क्योंकि करंट तो उसमें जा नहीं रहा ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहां पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर करंट को स्टडी करना है तो ये डायग्राम बन जाएगा। बन गया? अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा कि ये 3 और ये 3 आपको अच्छे से पता है, ये दोनों सीरीज में होंगे। कितना आंसर आएगा? 6 आएगा आंसर, और ये उसके साथ पैरेलल में होगा। दिख रहा है आपको कि नहीं? मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो 6 आएगा। मैं यहीं पे हटा देता हूँ, बार बार डायग्राम नहीं बना सकते हम, इसको हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया। जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम? 1 लगा देंगे। वो 1 कितना होगा बेटा? वो 6 होगा। और अब तुम्हें अच्छे से पता है 6 और 3 किस कॉम्बिनेशन में? 6 और 3 पैरेलल में। इनका आंसर कितना आएगा? इनका आंसर आएगा 1/6 प्लस 1/3, ये 2 आएगा। तो ये हमने 2 निकाल लिया। तो अगर ये 2 आ जाएगा और ये उसके साथ किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, ये 3 होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा ना फर्दर, वो ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ होगा। सेल को हमने 15 लिया था, याद है, और ये 3 और ये 2, तो करंट आ जाएगा I, एंड व्हाट इज दैट I इज 15/5, दैट इज हाउ मच? 3 एम्पियर। क्लियर हो गया? पक्का समझ आ गया? 3 एम्पियर। अब दोबारा बैक चलते हैं, बैक। यहां से निकला 3 एम्पियर, यहां पहुंचा 3 एम्पियर, ठीक है।
एक बात और बताऊं, जब चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं ना, पहले मैं आपको लंबा मेथड समझाता हूँ। लंबा मेथड, ये जो 3 एम्पियर है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट तो यहाँ पे आएगा कुछ आई डैश, और ऊपर कितना जाएगा 3 माइनस आई डैश। क्लियर है? क्योंकि टोटल करंट कितना आ रहा था, टोटल आ रहा था 3, वो 2 पार्ट में टूटेगा, एक पार्ट ये है और एक वाला पार्ट ये है। एक और बात ध्यान से समझो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो अगर हम 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे ना, तो कितना आएगा, 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 आई डैश, V इक्वल टू आई आर होता है ना, और 6 के अक्रॉस कितना आएगा 3 माइनस आई डैश इंटू 6। बात क्लियर हो गई है? सिंप्लीफाई करें, 3 आई डैश इक्वल टू 18 माइनस 6 आई डैश, और यहाँ से आई डैश कितना आ रहा है बेटा 2 एम्पियर। चेक करो, दिख गया आई डैश कितना आ गया 2 एम्पियर। तो 3 माइनस आई डैश कितना आएगा, वो आएगा 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसमें जाएगा 2 एम्पियर और इसमें जाएगा 1 एम्पियर। क्या आपको क्लियर हो गया? इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें जाएगा 1 एम्पियर। अगर इसी प्रॉब्लम को तुमने शॉर्टकट से करना हो बिना पेन चलाए, तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताऊं, जहां रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट यहां पहुंचता है तो वो सोचता है, क्या सोचता है, इस वायर में रेजिस्टेंस कम है और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यहां रुकावट ज़्यादा लग रही तो करंट जाएगा कम और यहां पे करंट जाएगा ज़्यादा। और सुनो, यहां पे रेजिस्टेंस डबल है, रुकावट डबल है, तो करंट कितना जाएगा, हाफ जाएगा। किससे हाफ, इसके कंपैरिजन में हाफ जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं, यहां रेजिस्टेंस डबल है इसलिए यहां करंट हाफ जाएगा और यहां करंट उससे डबल जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से पता तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो सर हमारे पास करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर को 3 पार्ट में तोड़ो, 3 पार्ट में तोड़ोगे तो 1 1 1 इतना आएगा, 1 1 1, 3 पार्ट में तोड़ेंगे। जहां रेजिस्टेंस हाफ है, आधा है, आधा रेजिस्टेंस है, किससे आधा, इससे आधा, उसमें करंट जाएगा डबल। डबल का मतलब कितना हुआ 2, और जहां पे रेजिस्टेंस डबल है वहां करंट जाएगा आधा, आधा मतलब कितना 1 एम्पियर। आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो हम इस शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इतना जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया ना, मैथ नहीं लगानी पड़ेगी। अगर नहीं समझ आया तो मैथ लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ था 3 एम्पियर और यहाँ था आई डैश और यहाँ था ऐसा, यहाँ दोबारा से कितना हो जाएगा 3 एम्पियर और हम यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर? हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और वो कौन सा वाला पोटेंशियल होगा, वो होगा इसके और इसके बीच का पोटेंशियल। क्लियर? हम आगे चलते हैं। ये इसको हम लोग कह रहे थे बी, इसको हमने बोला था बी, सॉरी इसको बी बोला था, और इसको क्या बोला है हमने, इसको हमने डी बोला है। तो हमें पोटेंशियल किसके किसके बीच में निकालना है, बी और डी के बीच में। तो ये बेटा बी है, ये बी है और ये डी है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, बी और डी के बीच में। बट यहाँ पे बी दिखाना होगा तो हम दोबारा से ओरिजिनल डायग्राम पे फिर से चलते हैं। हमारा ओरिजिनल डायग्राम था ये, एक रेजिस्टेंस था, फिर एक और रेजिस्टेंस था, उसके बाद से हमारे पास ये वायर था, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस था, फिर एक और रेजिस्टेंस था, फिर हमारे पास कैपेसिटर था, फिर रेजिस्टेंस था, ऐसे कुछ था, और ये सेल था। क्लियर है? हमें निकालना है, हमें किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके अक्रॉस। और इसके अक्रॉस कौन सा वाला होगा, इसके और इसके बीच का। और इसके और इसके बीच का निकालने का मतलब इसके और इसके बीच का निकालना है। इसको हमने बी बोला था, इसको हमने डी बोला था। अच्छा, यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था कितना 3 एम्पियर करंट, इधर से कितना जा रहा था 2 एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा था 1 एम्पियर, यहाँ पहुँचा 1, यहाँ पहुँचा 1, इसमें भी कितना होगा 1 एम्पियर, यहाँ पे कितना होगा 3 एम्पियर। हमें निकालना बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में पहले एक बार करे हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। वी स्टार्ट फ्रॉम बी, हम बी से स्टार्ट करते हैं। जब हम बी पे होंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, वी बी, बी पे हैं तो वी बी होगा। अब हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब करंट यहाँ पे आया होगा तो हाई एनर्जी पे होगा, फिर रेजिस्टेंस में जैसे जैसे वो टकराते टकराते गया उसका एनर्जी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एनर्जी क्या हो गई होगी, ड्रॉप हो गई होगी। कितनी ड्रॉप होगी, आई आर के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी बी, ये बेटा यहाँ कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा माइनस आई आर। रेजिस्टेंस कितना था 3,
तो 3 × 1। बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ के बाद जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल और कम होगा, और कम होगा। कितना रेजिस्टेंस है 3, और कितना करंट है 3। आगे जाएंगे तो और कम होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी -3 × 3। हम कहाँ पहुँच गए, डी पे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, VD। बी से चले थे, कहाँ पे पहुँच गए हम, डी पे पहुँच गए। क्लियर है। यहाँ से हमें क्या पता चला, B - T इज इक्वल टू हाउ मच। ध्यान से देखो क्लियरली, ये कितना है 9 और ये कितना है 3, टोटल कितना आ गया 12 वोल्ट इज आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हो तो हम ऐसे करते होते हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे अभी तक कॉम्बिनेशन, हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी पढ़ा और हम मेथड ऑफ सिमेट्री भी पढ़ रहे थे। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ लॉ स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।